क्लास 12 NCERT हिस्ट्री की जो सेकंड बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 उसकी थीम 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द चैप्टर थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स एक्सप्लोर्स हाउ फॉरेन ट्रेवलर्स who visited India between the 10th and 17th centuries recorded their observations about its society, economy, culture and politics। मतलब कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में 10th से लेकर 17th सेंचुरीज़ के बीच में आए थे और उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड की थी। हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली 3 फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है अल बिरूनी, इब्न बटूटा एंड फ्रांसवा बेरनियर। They gave us valuable insights into everyday life, religious practices, urban centers, functioning of states. Their accounts help historians understand medieval Indian society from an outsider's perspective. ये चैप्टर हिस्टोरियंस को बहुत हेल्प करता है हमें ये जानने के लिए कि एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सारे ट्रैवलर्स फॉरेन ट्रैवलर्स थे। इन्होंने इंडिया के बारे में जो भी अपना पर्सपेक्टिव था अपने अकाउंट्स में लिखा, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चला कि इनकी इंडिया को लेकर क्या सोच थी। इस चैप्टर में हम लोग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 3 फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं अल बिरूनी, फिर उसके बाद में है इब्न बतूता और फिर है फ्रांसवा बेरनियर। इनमें से देखिए, पहले यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। इस टेबल में मैंने इस पूरे चैप्टर का जिस्ट, पूरा एक सारांश यहाँ पर दे दिया है कि इसमें कौन से ट्रैवलर्स हैं, वो इंडिया में कौन से पीरियड में आए थे, उनका नेटिव कंट्री क्या था, फिर उन्होंने जो इंडिया को लेकर बुक लिखी उस बुक का क्या नाम था, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, और जब वो इंडिया आए तो उस वक्त इंडिया में कौन से रूलर का रूल था, और फाइनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंट, यानी कि इस बुक में उन्होंने क्या मैटर लिखा है। इस टेबल को मैंने एक बार यहाँ दिया है और फिर जब ये वीडियो एंड होता है तो वहाँ पर इस टेबल को एक बार वापस दिया गया है, तो हम उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। एक बार पहले हम लोग डायरेक्ट इस चैप्टर के मेन कंटेंट पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों ट्रेवलर्स में से अल बिरूनी के बारे में। यहाँ पर उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया है। अल बिरूनी वॉज बोर्न इन 973 इन ख्वारिज़म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, यानी कि इनका जन्म ख्वारिज़म नाम की जगह पर हुआ था। आज हम उसे उज्बेकिस्तान पुकारते हैं। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, इनफैक्ट सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। वो इंडिया आए थे 1017 एडी में, यानी 11th सेंचुरी में, और उन्होंने इंडिया पर जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था किताब उल हिंद। ये बुक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी और अल बिरूनी की डेथ हो गई थी 1048 एडी में। तो हम आगे, सबसे पहले हम देखते हैं अल बिरूनी की स्टोरी क्या है, बेसिकली वो इंडिया कैसे आए। तो यहाँ पर लिखा गया है, इन 1017 व्हेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज़म ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पोएट्स बैक टू हिज कैपिटल गजनी। अल बिरूनी वॉज वन ऑफ देम, यानी कि एक बार सुल्तान महमूद ने आक्रमण किया ख्वारिज़म पर और वहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, उनको बंदी बना लिया और अपने साथ गजनी ले गया जो कि उसके कैपिटल हुआ करती थी। इन बंदियों में एक था अल बिरूनी। ही अराइव्ड इन गजनी एज ए हॉस्टेज बट ग्रेजुअली डेवलप्ड ए लाइकिंग फॉर द सिटी। अब गजनी में तो सुल्तान महमूद उसको एक बंदी बनाकर ले गए थे, एक हॉस्टेज बनाकर ले गए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे ये शहर अच्छा लगने लगा और उन्होंने अपना बाकी जीवन यहीं गजनी में बिताया। इट वॉज इन गजनी दैट अल बिरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। गजनी में आकर उसने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी जो इंडियन पंडित्स की लिखी हुई थी और उनका ट्रांसलेशन वहाँ की लैंग्वेज में हो रखा था, जिनको पढ़कर अल बिरूनी काफ़ी इंडिया से इम्प्रेस हुए। When Ghazni conquered Punjab, Al-Biruni came to Punjab and spent years in the company of Brahman priests and scholars, लर्निंग संस्कृत एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। बाद में जब सुल्तान महमूद ने पंजाब पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उस वक्त इंडिया का पंजाब गजनी का हिस्सा बन चुका था। उस वक्त अल बिरूनी पंजाब में आए और वहाँ पर ब्राह्मण प्रीस्ट और स्कॉलर्स के साथ में रहे। कई सालों तक उन्होंने वहाँ पर संस्कृत सीखी और यहाँ की रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को स्टडी किया। अब हम बात करते हैं अल बिरूनी की लिखी गई बुक किताब अल हिंद के बारे में।
द अकाउंट्स ऑफ अल बिरूनी केम टू बी कॉल्ड किताब उल हिंद या फिर तहरीक हिंद। इसकी जो बुक लिखी थी अल बिरूनी ने फाइनली, उस बुक को कहा जाता है किताब अल हिंद। द किताब अल हिंद वॉज रिटर्न इन अरेबिक लैंग्वेज एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 80 चैप्टर्स। ये बुक एक बहुत ही बड़ी बुक थी, वॉल्यूमिनस टेक्स्ट था, और इस बुक को टोटल 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। और इस चैप्टर में कई सारे सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, यानी कि मेडिकल साइंस से जुड़े सब्जेक्ट, इंडियन रीति रिवाज, यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ की खगोल विद्या यानी एस्ट्रोनॉमी, वेट्स एंड मेजर्स, मापदंड वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी। मतलब बेसिकली इस बुक में बहुत कुछ शामिल किया गया था। Al-Biruni has adopted a mathematical approach. He begins each chapter with a question followed up with a description and comparison of cultures. देखिए अल-बिरूनी के लिखने का एक खास तरीका था। अल-बिरूनी क्या करते थे कि हर एक चैप्टर को मैथमेटिकल अप्रोच में लिखते थे। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर उस क्वेश्चन के आंसर को समझाया जाता है। उसी प्रकार अल बिरूनी ने लिखी तो बुक थी, लेकिन उनकी अप्रोच मैथमेटिकल थी, यानी कि वो मैथमेटिक्स की तरह लिखते थे। पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया होता था, फिर उस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर वो अपनी सारी बात समझाते थे, और फिर उसके एंड में वो कल्चर्स में कंपैरिजन करते थे। जैसे मान लीजिए उन्होंने इंडियन फेस्टिवल्स के ऊपर एक चैप्टर लिखना है, तो पहले एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, फिर उसके आंसर में पूरा फेस्टिवल समझाएंगे, और लास्ट में इंडियन फेस्टिवल्स का कंपैरिजन अपने कंट्री के फेस्टिवल्स के साथ में करेंगे। ये उनका काम करने का तरीका था। अब ऐसा वो क्यों करते थे? स्कॉलर्स व्यूड दिस मेथड एज रिजल्ट ऑफ हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन। हो सकता है कि उनका झुकाव हमेशा से मैथमेटिक्स की तरफ था, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, क्योंकि ये वाला तरीका हम आमतौर पे मैथमेटिक्स में अपनाते हैं कि पहले क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के बाद में आंसर। इसके अलावा देखिए, ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत। देखिए, इन्होंने कुछ संस्कृत में लिखी गई बुक्स का ट्रांसलेशन अरेबिक लैंग्वेज में किया। जैसे उन्होंने पतंजलि की जो ग्रामर की बुक थी उसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने यहाँ की बुक्स को अरेबिक में ही ट्रांसलेट किया, उन्होंने अपने ब्राह्मण फ्रेंड्स के लिए एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, उनके वर्क को भी संस्कृत में वापस ट्रांसलेट किया। ये अल बिरूनी की किताब अल हिंद के बारे में है। अब इसके बाद में हम अल बिरूनी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द बैरियर्स दैट अल बिरूनी ऑब्जर्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी। अल बिरूनी जब इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ पर कुछ बैरियर्स यानी कि कुछ अवरोध पाया, यानी इंडियन कल्चर को समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए इसका आंसर क्या कहता है। अल बिरूनी डिस्कस्ड सेवरल बैरियर्स दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में उनको क्या क्या बैरियर्स महसूस हुए। यहाँ पर 3 बैरियर्स हैं मेनली। सबसे पहला बैरियर यानी सबसे पहला अवरोध उनके सामने था लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि संस्कृत उनके लिए बिल्कुल नई थी, और संस्कृत अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग थी। ऐसे में इनको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बड़ा मुसीबत का काम था। सेकंड बैरियर जो उन्होंने महसूस किया वो था डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इंडिया की रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस उनके अपने कल्चर की रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस से बहुत अलग थी, तो ऐसे में इनको नए सिरे से समझना काफ़ी मुश्किल काम था। थर्ड बैरियर जो उसने फेस किया वो था सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलैरिटी। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का मतलब है लोग अपने आप में ही एब्जॉर्ब्ड थे, यानी कि लोग दूसरों से घुलना मिलना कम पसंद करते थे, इस वजह से वो इतना वेलकम फील नहीं कर रहा था। और सेल्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से उसने इंसुलैरिटी फील करी, यानी लोकल पॉपुलेशन अपने खुद में ही रहना पसंद करती थी, वो इन फॉरेन ट्रैवलर्स के साथ में घुलती मिलती नहीं थी, इस वजह से फिर वो अपने आप को इंसुलेटेड ही रखते थे। ये एक बैरियर उसने और फेस किया। लेकिन इन सभी बैरियर्स के बावजूद उसने ब्राह्मण्स के साथ में स्टडी करी और उसने काफ़ी सारे टेक्स्ट पढ़े, जैसे कि वेदास, पुराणास, भगवद गीता एंड द वर्क्स ऑफ पतंजलि एंड मनुस्मृति, जो बाद में उसने अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम विच ही ऑब्जर्व्ड इन इंडिया।
यानी कि अल बिरूनी ने इंडिया में जो कास्ट सिस्टम देखा था उसको कैसे एक्सप्लेन किया। आंसर कहता है कि अल बिरूनी ट्राइड टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय कंपेयरिंग इट विद अदर सोसाइटीज़। अल बिरूनी का कहना था कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वैसा कास्ट सिस्टम और दूसरी जगह पर भी देखने को मिलता है, जैसे कि एंशियंट पर्शिया, पर्शिया ईरान का ही पुराना नाम है, वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का सोशल कैटेगराइजेशन देखने को मिलता था। बिरूनी बताते हैं कि वहाँ पर 4 सोशल कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है नाइट्स एंड प्रिंस की, जो इंडिया के क्षत्रिय से मैच करती है। दूसरी है मॉन्क्स और फायर प्रीस्ट की, जो इंडिया के ब्राह्मण्स से मैच करते हैं। और एक कैटेगरी थी लॉयर्स, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स और दूसरे साइंटिस्ट की। ये कुछ हद तक इंडिया के वैश्य वर्ण के साथ मिक्स करते हुए लगते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये सोशल कैटेगराइजेशन तो वहाँ पर्शिया में भी एग्जिस्ट करता था। यानी कि सोशल डिवीजन इंडिया के लिए कोई यूनिक पॉइंट नहीं है कि सोशल डिवीजन केवल इंडिया में होते हैं, वहाँ पर भी थे। सेकेंड पॉइंट उसने कहा, ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल एंड डिफरेंस वॉज बेस्ड ऑन ओनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ पाइटी। यानी कि बिरूनी का कहना था कि बस इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर सभी मैन को इक्वल कंसिडर किया जाता है, और इस्लाम में डिफरेंस केवल ऑब्जर्वेंस ऑफ पाइटी के ऊपर है, यानी कि कौन कितना धार्मिक है, कौन धर्म के प्रति कितना समर्पित है, इस बेस पर वहाँ के लोगों को डिवाइड किया जाता है, लेकिन कास्ट के बेस पर डिवाइड नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट उसने बोला कि इंडिया में 4 वर्णास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन उसने एक पॉइंट यहाँ पर कहा कि ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ पॉल्यूशन। वो इंडिया के कास्ट सिस्टम को ठीक बताता है, लेकिन वो कहता है जो ब्राह्मण्स ने एक नया नोशन दिया है पॉल्यूशन का, वो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। उसका मानना था कि एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू ए स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। उसका मानना था कि कोई भी चीज़ इम्प्योर हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज़ पॉल्यूटेड हो ही नहीं सकती, बिकॉज अगर कोई चीज़ इम्प्योर होगी भी नेचर में तो वो अपने आप स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी और वापस अपनी प्योरिटी की स्टेट को गेन कर लेगी। जैसे कि सन की वजह से हवा भी तो क्लींस हो जाती है, सन की जो रोशनी है वो हवा में कीटाणुओं को ख़त्म कर देती है। इसी प्रकार सी वाटर में सॉल्ट होता है जो उसको पोल्यूट होने से रोकता है। इसी प्रकार हम ये कैसे कह सकते हैं, ब्राह्मण्स ने ये कैसे कह दिया कि कुछ कास्ट जो शूद्र कैटेगरी की है वो हमेशा पोल्यूटेड रहेगी और बाय बर्थ उनको पोल्यूटिंग ही मान लिया जाए, वो बाय बर्थ उनका स्टेटस डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। नेचर में कोई भी चीज़ अगर पोल्यूटेड है तो वो अपने आप को वापस प्योर बनाने की कोशिश करेगी। तो हम किसी एक वर्ण को इम्प्योर बोलकर हमेशा के लिए, पूरी जीवन के लिए उनको हम कैसे अपने से इंसुलेट कर सकते हैं, ये उसका कहना था। उसका मानना था कि कास्ट सिस्टम का ये जो पॉल्यूशन वाला नोशन है ये तो लॉ ऑफ नेचर के ही अगेंस्ट है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनका ऑब्जर्वेशन था कास्ट सिस्टम को लेकर। ये अल बिरूनी का बेसिक पोर्शन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रैवलर की ओर, और ये नेक्स्ट ट्रैवलर है इब्न बटूटा। अब देखिए इनका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इब्न बटूटा वॉज एन अफ्रीकन ट्रेवलर हु केम फ्रॉम मोरक्को। ये अफ्रीका के मोरक्को से इंडिया आए थे। ही वॉज बॉर्न इन तंजियर। हिज फैमिली वॉज एन एक्सपर्ट इन द इस्लामिक लॉ। इनका जो परिवार था वो इस्लामिक लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं शारिया, शारिया की एक एक्सपर्ट फैमिली हुआ करती थी। यानी कि इस्लाम में उनका अपना एक अलग लॉ होता है, उनका अपने नियम कानून होते हैं जिसको शारिया कहा जाता है, और उसका परिवार शारिया का एक्सपर्ट था। उसने लिटरेचर सीखा और भी कई स्कॉलरली वर्क्स उसने लर्न किए बहुत ही कम एज में, बिकॉज उसकी पूरी फैमिली ही ऐसी पढ़ी लिखी थी। थर्ड पॉइंट, ही कंसिडर्ड दैट नॉलेज गेन्ड थ्रू ट्रेवल्स इज मोर इम्पोर्टेंट सोर्स देन बुक्स। उसका ये मानना था कि इंसान किताबों से ज़्यादा ट्रैवल करके सीख सकता है, इसीलिए उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक था, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। और ही वेंट फार ऑफ प्लेसेस, वो दूर दूर की जगहों पर भी घूमने चले जाते, नई वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते, नए लोगों से मिलने चले जाते। इनफैक्ट बिफोर हिज विजिट टू इंडिया, इंडिया आने से पहले उन्होंने मक्का की पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा की थी। उन्होंने सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और भी कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स जो बिल्कुल ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पे थे, वहाँ तक वो घूम चुके थे। अब बात करते हैं इंडिया में इब्न बतूता का आना। मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस भी दी है आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें
एक प्रकार से सिमिलरिटी मिले। अब हम इब्न बटूता के ट्रैवल अकाउंट्स को पढ़ते हैं। ही सेट ऑफ हिज ट्रेवल टू इंडिया इन 1332-33, यानी 1332-33 वाले साल में वो इंडिया के लिए निकले और इंडिया के सिंध में वो 1333 में पहुँचे थे। और वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना। उन्होंने ये सुना कि वो बहुत बड़े सुल्तान हैं जो आर्ट के पैट्रोनेज हैं, वो आर्ट के पैट्रॉन हैं, वो आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं। सो वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए गए। मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त दिल्ली के सुल्तान थे और सुल्तान उनकी स्कॉलरशिप से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यानी इब्न बतूता को इंडिया आने पर दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। ही रिमेन्ड जज फॉर मैनी ईयर्स, वो कई साल तक दिल्ली में एक काजी बनकर रहे। लेकिन बाद में उनके और एम्परर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और नाराज़ होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी और सुल्तान ने उनको जेल से बरी कर दिया और उनको अपनी ओर से एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाकर चाइना भेजा। अब इब्न बतूता चाइना के लिए रवाना हो गए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू चाइना ही ऑल्सो विजिटेड मालाबार कोस्ट, यानी चाइना जाने से पहले इब्न बतूता ने बहुत भ्रमण किया। सबसे पहले वो मालाबार कोस्ट यानी कि केरला गए, वहाँ से मालदीव्स, फिर श्रीलंका, फिर बंगाल, आसाम होते हुए फाइनली वो सुमात्रा गए। सुमात्रा से निकलकर वो चाइना के एक पोर्ट जिसका नाम था जैतून, जिसको अभी हम लोग क्वांजू कहते हैं, पहले उसका नाम जैतून था, वहाँ पहुँचे। इब्न बतूता वहाँ पे कुछ समय रहे और उसके बाद में 1354 में अपने घर के लिए रवाना हो गए। यानी कि अपने घर से निकलने के बाद 30 ईयर्स तक वो इंडिया सहित दूसरे देशों में घूमते रहे और फिर फाइनली उनको अपने घर की याद आने लगी तो 30 ईयर्स बाद वो अपने घर के लिए लौट गए। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रेवल अकाउंट रिहला ऑफ इब्न बटूता। इब्न बटूता ने जो बुक लिखी थी अपने ट्रेवल अकाउंट्स, उनको रिहला कहा जाता है। इब्न बटूता's बुक ऑफ ट्रेवल्स वॉज कॉल्ड रिहला। इट वॉज रिटर्न इन अरेबिक लैंग्वेज। रिहला प्रोवाइड्स द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। चूँकि इब्न बटूता इंडिया में 14th सेंचुरी में आए थे तो 14th सेंचुरी की सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में उन्होंने इस बुक में काफ़ी कुछ लिखा। When he returned home in 1347, the ruler of his city ordered Ibn Juzay to record his accounts of travels in this book. बाद में जब वो अपने घर पहुँचे मोरक्को, तो वहाँ के जो लोकल रूलर थे उन्होंने इब्न जुज़े नाम के एक स्क्राइब को ऑर्डर दिया कि वो इब्न बटूता के पास बैठे और उनकी जो भी अकाउंट्स हैं उन्होंने इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में जो कुछ भी देखा उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए बुक में। बिकॉज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग तो घूम नहीं पाते थे दुनिया। इब्न बतूता ने एटलीस्ट अगर इतनी दुनिया देखी है तो उनके एक्सपीरियंस को सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। तो लोकल रूलर के ऑर्डर पर इब्न जुज़े नाम के एक व्यक्ति ने इब्न बतूता का स्क्राइब बनकर उनकी सभी जो भी एक्सपीरियंस थे, उनकी जर्नी को लेकर जो भी परसेप्शंस थे, उन सब को एक बुक में रिकॉर्ड किया। फोर्थ पॉइंट कहता है, इब्न बतूता ऑलवेज हैड द एक्साइटमेंट अबाउट द अनफेमिलियर। देखिए, इब्न बतूता एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और हाई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनको तो एक्साइटमेंट मिलता था अनफेमिलियर चीज़ों के बारे में जानकर। तो उन्होंने इंडिया में जो भी ऐसी चीज़ें देखी जिनसे वो पहले अनजान थे, जो उनके खुद के कंट्री में नहीं मिलती थी, उनको देखकर वो बहुत एक्साइटेड फील करते थे। इनफैक्ट उसका जो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था ना, अगर आप उसे समझना चाहते हो तो आप देखो कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बुक में दो बड़े ही बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी जो उन्होंने इंडिया में देखे, जैसे कि कोकोनट और पान। कोकोनट यानी कि नारियल और वो खाने वाला पान, ये दोनों ही प्रोड्यूस उनके कंट्री में नहीं होते थे, इसलिए वो अनफेमिलियर थे। तो उन्होंने इसको बाद में अपनी बुक में लिखा बिकॉज ये उनको बड़ा एक्साइट करती है ऐसे प्रकार की चीज़ें। कोकोनट और पान के ऊपर आगे जाकर एक अलग से पूरा क्वेश्चन है, तो हम उसको उस वक्त और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई इज़ इब्न बतूता कॉल्ड ए लोनली ट्रेवलर एंड हाउ वॉज हिज जर्नी फुल ऑफ रिस्क। इब्न बतूता को एक लोनली ट्रैवलर कहा जाता है क्यों कि वो उन्होंने बहुत वक्त तक अकेले ट्रैवल किया और उनकी जर्नी में बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे रिस्क थे।
बहुत सारे खतरों का उन्होंने सामना किया। अब ऐसा क्यों, इसका आंसर देखिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है, इब्न बतूता सेड दैट रॉबर्स वर नॉट द ओनली हैजर्ड ऑन लॉन्ग जर्नीज। इब्न बतूता ने कहा कि जब आप एक लॉन्ग जर्नी पर निकलते हैं, एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं, तो केवल एक ही खतरा नहीं होता कि डाकू आपको लूट लेंगे। डाकू नो डाउट एक बहुत बड़ा रिस्क है एक ट्रैवलर के लिए, क्योंकि उस ज़माने में डाकुओं का बहुत प्रकोप था और इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, तो ऐसे में हर हाईवे पर रास्ते में डाकू हमेशा ट्रैवलर्स को लूट लिया करते थे। इब्न बतूता ने कहा कि और भी कुछ खतरे हैं जो एक ट्रैवलर को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ए ट्रैवलर कुड फील होमसिक। होमसिक का मतलब उसको घर की याद सताने लगती है घर से इतना दूर होने पर, या फिर वो कभी कभी बीमार भी पड़ जाता है। इब्न बतूता अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि वंस व्हेन ही रीच द टाउन ऑफ ट्यूनिस, नॉट ए सिंगल पर्सन ग्रीटेड हिम वेयर अदर्स वर बीइंग वेलकम्ड। एक बार वो एक शेख के साथ ट्यूनिस नाम के एक टाउन में गए, जहाँ पर गांव के लोगों ने सबका स्वागत किया, सबको वेलकम किया, लेकिन कोई भी इब्न बतूता से बातचीत करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उनके कारवां में बाकी सबको तो लोग पहचानते, अब इब्न बतूता को तो कोई नहीं जानता था। तो उन्हें इस बात को लेकर बड़ा लोनली फील हुआ, उनको लगा कि वो रोने लगे, उन्हें लगा कि कोई भी उनसे बात करने तक नहीं आ रहा है। तो ऐसे मौक़ों पर ट्रेवलर्स को भी लोनली फील होता है। सेकेंड, इट वॉज मच मोर आर्डुअस एंड हजार्डस टू ट्रेवल एट दैट टाइम। उस ज़माने में ना लाइट्स ज़्यादा हुआ करती थी, ना गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो ट्रेवलर्स अक्सर घोड़ों पर, ऊँट पर या पैदल ही निकल जाते थे। तो ऐसे में उनकी यात्रा बहुत ही आर्डुअस और हजार्डस, थका देने वाली और बड़ी खतरनाक हो सकती थी। थर्ड पॉइंट कहता है, इब्न बटूता वॉज अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर्स सेवरल टाइम्स। उन्होंने अपने अकाउंट में कहा कि उनको कई बार, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार डाकुओं से अटैक किया गया। डाकुओं ने कई बार उनको लूटने की कोशिश करी, इसीलिए अक्सर वो कारवां में ट्रैवल करना प्रेफर करते थे, यानी बहुत सारे लोगों के एक झुंड में, ताकि उनको कंपेनियनशिप मिले, लोगों का साथ मिले। इनफैक्ट वो बताते हैं कि जब वो मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे अपने पूरे कारवां के साथ, यानी पूरे झुंड के साथ, बहुत सारे लोग, तभी उन्हें कुछ रॉबर्स ने अटैक कर दिया और उनके बहुत सारे फेलो ट्रेवलर्स, उनके साथी यात्रियों को तो रॉबर्स ने मार भी दिया और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए। इब्न बतूता की किस्मत अच्छी थी कि वो इस अटैक में ज़िंदा बच गए। वैसे उन्हें काफ़ी चोटें लगी, लेकिन वो वहाँ से ज़िंदा बचकर आगे दिल्ली की ओर निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब सम इंस्टेंसेस विच शोज इब्न बतूताज एक्साइटमेंट फॉर द अनफेमिलियर। इब्न बतूता अनफेमिलियर चीज़ों से बड़ा एक्साइट होते थे, इस बात को बताइए। तो देखिए, इब्न बतूता ऑलवेज हैड द एक्साइटमेंट अबाउट द अनफेमिलियर। उनको नई और अनजान चीज़ें बड़ा एक्साइट करती थी। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कोकोनट और पान में। ये टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हैं जिससे वो कम्प्लीटली अनफेमिलियर था, और इनफैक्ट उसकी बुक जो लोग पढ़ेंगे आगे जाकर अफ्रीका में, वो भी इन चीज़ों को नहीं जानते होंगे, बिकॉज ये दोनों ही प्लांट प्रोड्यूस अफ्रीका में उस वक्त नहीं होते थे। अब इनमें से पहला है कोकोनट। इब्न बतूता कहते हैं, ही सेड दैट द नट ऑफ ए कोकोनट ट्री रिजेंबल्स ए मैन्स हेड। उन्होंने कहा कि कोकोनट का जो नट होता है ना, अंदर की ओर जो हार्ड सरफेस होता है, वो बिल्कुल एक आदमी के सर की तरह है, एक मैन के हेड, स्कल की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो आंखें और एक मुंह होता है। अगर आपने कभी नारियल को छील कर उसके ऊपर के फाइबर को हटाकर देखा होगा ना, तो वहाँ पर आंखों की तरह दो पॉइंट्स होते हैं और एक मुंह होता है, और इनसाइड ऑफ इट लुक्स लाइक द ब्रेन। और अगर आप नारियल को अंदर से छील कर देखेंगे तो वो तो इंसान के सिर, उसके ब्रेन की तरह दिखता है, और उससे जो फाइबर जुड़ा हुआ होता है ना, जो जूट उससे जुड़ा रहता है फाइबर, वो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान के बाल है। यानी कि उसने कोकोनट का कंपैरिजन एक इंसान की खोपड़ी से किया, जो बड़ी अजीब बात है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो है पान। ही डिस्क्राइब पान इन एन इंटरेस्टिंग वे। इब्न बतूता को पान बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने बोला कि हम इसको ठीक वैसे ही उगाते हैं जैसे अपने यहाँ पर ग्रेप वाइन, अंगूरों की खेती की जाती है, उसी प्रकार पान के भी पेड़ होते हैं। द बीटल हैज़ नो फ्रूट। अब ये जो पान बीटल, यहाँ पर पान को कहा गया है, पान का जो पेड़ होता है उसमें खुद कोई फ्रूट नहीं होता, इसको तो सिर्फ हम पान की पत्तियों के लिए उगाते हैं, और बाद में हम इसे एरिका नट यानी कि सुपारी के साथ खाते हैं और इसको चबाते हैं। और चबाने से पहले अक्सर हम एक पान के पत्ते पर सुपारी लगाते हैं और लिटिल चौक, यानी उसके ऊपर एक चौक से यहाँ पर मतलब हो सकता है चूना या ऐसा कुछ जो पान पे लगाया जाता है। पहले उसको पान पे लगाते हैं, फिर उसको मुंह में चबाया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने कोकोनट और पान का डिस्क्रिप्शन दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इब्न बतूता डिस्क्राइब द सिटीज़ इन इंडिया। उन्होंने इंडिया के शहरों के बारे में बहुत कुछ लिखा और उन्होंने इंडिया के शहरों के क्या फीचर्स बताए वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट फीचर, इब्न बतूता फाउंड सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु आर एबल एंड हैव रिसोर्सेज एंड स्किल। इब्न बतूता का मानना था कि इंडिया में सिटीज़ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपके पास में पहले एबिलिटी होनी चाहिए, आप में इतनी अगर क्षमता है और इतने रिसोर्सेज और इतनी स्किल्स है तो इंडियन सिटीज़ में आपको बहुत काम मिल सकता है। सिटीज़ डेंसली पॉपुलेटेड थे, यानी यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत प्रॉस्परस थे, यहाँ पर बहुत पैसा था लोगों के पास में। हाँ, ये अलग बात है कि सम सिटीज़ वर डिसरप्टेड ड्यूरिंग वार इन्वेजन्स, कभी कभी युद्ध हो जाने की स्थिति में कुछ सिटीज़ की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती थी। हिज अकाउंट सेड दैट स्ट्रीट्स इन मैनी सिटीज़ वर क्राउडेड। उन्होंने बताया कि इंडिया के ज़्यादातर सिटीज़ की जो सड़कें थी वो बहुत भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत ही ब्राइट यानी जगमगाती हुई, और कलरफुल मार्केट्स यहाँ पर हुआ करते थे और बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे सामान यहाँ के बाज़ारों में मिलते थे। ही डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज ए वास्ट सिटी। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इनफैक्ट इंडिया का लार्जेस्ट सिटी उन्होंने दिल्ली को बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बाज़ार है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की एक जगह है, यानी ना सिर्फ पैसे के लेन देन की जगह है, बल्कि ये तो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब है। यहाँ पे कई प्रकार के सामाजिक एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती है। Many bazaars had mosque and temple with spaces for public performances by dancers and singers। इब्न बतूता कहते हैं कि यहाँ के बाज़ारों में तकरीबन हर बाज़ार में मॉस्क यानी कि मस्जिद भी होती थी और मंदिर भी होते थे, और हर बाज़ार में एक पर्टिकुलर स्पेस, एक जगह नियुक्त की हुई होती थी जहाँ पर हमेशा डांसर और सिंगर्स के द्वारा पब्लिक परफॉर्मेंस दी जाती थी। लोग वहाँ पर आम जनता के मनोरंजन के लिए नाचते और गाते थे, और ये काम बाज़ार में होता था। वो किसी मेले या सर्कस की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है आम बाज़ार में ऐसी जगह होती थी जहाँ पर डांसर्स और सिंगर पब्लिक परफॉर्मेंस दिया करते थे। एंड फाइनली इब्न बतूता नोटेड दैट द सिटीज़ ऑब्टेन्ड इट्स वेल्थ फ्रॉम विलेजेस। उनका ये भी कहना था कि यहाँ के बाज़ारों में, शहरों में जो भी वेल्थ है, जितना लोगों के पास में पैसा है, वो ज़्यादातर गांवों से आता है, क्योंकि गांवों में किसान जो भी उगाते हैं और उनके उगाने के जो भी सरप्लस होते हैं, यानी जो भी एक्स्ट्रा सामान वो उगा लेते हैं जो उनके खुद के काम में नहीं आता, फिर उसको बाज़ारों में लाकर बेचते हैं। अब सिटीज़ में जो कुछ भी मिल रहा है वो किसी न किसी गांव से आया हुआ होता है, इसलिए शहरों में जो भी पैसा है कुल मिलाकर देखा जाए तो वो गांवों से ही आया है। नेक्स्ट, हाउ डिड इब्न बतूता डिस्क्राइब द सिटीज़ इन इंडिया। उन्होंने यहाँ के शहरों के लिए क्या बोला है और क्या फीचर्स उन्होंने मेंशन किए, ये बेसिकली हमने देख लिया। अब इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने एक ऐड किया है, जैसे उन्होंने दिल्ली के अलावा दौलताबाद का भी जिक्र किया है, जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है। कभी जब वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ काम किया करते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके दौलताबाद ले गए थे, तब बतूता भी उनके साथ में था, तो उन्होंने दौलताबाद के बारे में भी लिखा। उनका कहना था कि दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है जो कभी तुगलक की कैपिटल रही थी, वो भी दिल्ली के ही जितनी बड़ी है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 इंस्टेंसेस में पूछा गया है, तो मैंने इसको 2 बार यहाँ पे लिख दिया है। अब आप डायरेक्टली आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स के रूप में कुछ लिखा है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कहता है इब्न बतूतास डिस्क्रिप्शन अबाउट द बाजार्स इन इंडिया। ये भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इब्न बतूतास डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इब्न बतूता ने अपनी बुक में इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स को लेकर क्या कहा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इब्न बतूता नोटेड दैट द सब कॉन्टिनेंट वॉज वेल इंटीग्रेटेड विद इंटर एशियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बतूता बताते हैं कि उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेल इंटीग्रेटेड था, यानी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था इंटर एशियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड के साथ, यानी कि इंडिया में रहकर लोग इंटर एशियन, एशिया के बाहर तक ट्रेडिंग करते थे। हमारे पास में ऐसे नेटवर्क थे कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स एशिया से बाहर तक फैला हुआ था। इनफैक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। दे फैच द यूज़ प्रॉफिट, वो इंडिया का सामान बाहर दूसरे देशों में, एशिया से बाहर तक बेचते थे और बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाते थे। अब क्या चीज़ें थी जो इंडिया की बहुत फेमस थी, तो बतूता कहते हैं इंडियन टेक्सटाइल, और ख़ास तौर पे इंडियन टेक्सटाइल में कॉटन क्लोथ,
फाइन मुस्लिन, मुस्लिन यानी कि मलमल का कपड़ा, सिल्क, ब्रोकेड और सेटिन टाइप का जो कपड़ा होता है वो तो इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड में था। थर्ड पॉइंट कहता है इब्न बतूता इन्फॉर्म्स अस दैट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फाइन मुस्लिन वर सो एक्सपेंसिव दैट दे कुड बी वॉर्न ओनली बाय द नोबल्स एंड वेरी रिच। बतूता कहते हैं कि उस वक्त इंडिया के बाज़ारों में फाइन मुस्लिन यानी बहुत ही बारीकी से बना हुआ मुस्लिन यानी कि मलमल का कपड़ा मिलता था, और वो इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा था कि उस ज़माने में केवल नोबल्स यानी एरिस्टोक्रेट्स, बहुत ही अमीर लोग ही उस कपड़े को खरीद पाते थे। ये उसने यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, वो है राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट हाउ इब्न बतूता डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। बतूता ने इंडिया में पोस्टल सिस्टम को देखा कि यहाँ पर किस प्रकार चिट्ठियों को या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उस वक्त तुगलक के टाइम इंडिया का पोस्टल सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड था, और वो कैसे काम करता था देखिए। इब्न बतूता वॉज अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। वो यहाँ के पोस्टल सिस्टम को देखकर बड़ा अमेज्ड हुए, और कितना कार्य कुशल थे यहाँ के पोस्टमैन, उन्होंने इसको समझाया। अब वो कहते हैं ही रोट इन हिज अकाउंट दैट इन इंडिया द पोस्टल सिस्टम इज़ ऑफ टू काइंड्स। यहाँ पर दो प्रकार का पोस्टल सिस्टम चलता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे ध्यान से समझना। सबसे पहला तरीका था जिसको कहते हैं उलूख। उलूख का मतलब होता है हॉर्स पोस्ट, यानी कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर सामान को डिलीवर करने के लिए जाएगा। इज रन बाय रॉयल हॉर्सेज स्टेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स। बतूता कहते हैं कि इंडिया में हर 4 मील पर एक पोस्ट बनी हुई होती है, एक प्रकार की चौकी होती है जहाँ पर रॉयल हॉर्सेस पर बैठकर लोग चिट्ठी और सामान को डिलीवर करने के लिए जाते हैं, जिसे उल्लूक कहते हैं। यानी कि एक आदमी घोड़े पर बैठता है और बहुत तेज़ी से उस चिट्ठी को डिलीवर करने के लिए घोड़े पर बैठकर भागता है, और हर 4 मील की दूरी पर एक ऐसी ही पोस्ट बनी हुई है। हो सकता है वो भागने के बाद 4 मील तक ही भागे, 4 मील में अगर सपोज घोड़े की स्पीड कम हो जाती है तो वहाँ पे रुक जाता और वो चिट्ठी आगे वाले पोस्ट के व्यक्ति को दे देता, फिर वो घोड़े पर बैठकर आगे की ओर भागता। हर 4 मील पर एक चौकी बनी हुई होती थी और घोड़े पर बैठकर आदमी को 4 मील की दूरी तय करनी होती थी, फिर वो आगे डिलीवर कर देता, फिर आगे वाला व्यक्ति लेकर भागता। इस प्रकार आगे से आगे वो चिट्ठी चलती जाती। और दूसरा तरीका था जिसको कहते हैं दावा। दावा का मतलब है फुट पोस्ट। फुट पोस्ट का मतलब यहाँ पर एक आदमी चिट्ठी को लेकर दौड़ेगा, वो घोड़े पर नहीं बैठेगा बल्कि भागते हुए जाएगा। इट हैज़ 3 स्टेशंस पर माइल दैट इज़ 1/3 ऑफ ए माइल। बतूता कहते हैं कि हर 1 मील पर 3 स्टेशन मिलते थे दावा के, यानी कि 1 मील के आप 3 हिस्से कर सकते हो। हर 1/3 माइल पर एक चौकी मिलती थी जहां पर एक पेविलियन बना होता था। बतूता कहते हैं कि इनफैक्ट हर 1/3 ऑफ ए माइल पर एक गांव पड़ता था और उस गांव के बाहर एक पेविलियन लगा हुआ होता था, यानी एक तंबू लगाकर कुछ लोग वहां पर बैठे रहते थे और बिल्कुल तैयार, रेडी टू स्टार्ट। अब क्या होता था, एक आदमी दावा जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसी चिट्ठी या किसी आइटम जिसे डिलीवर करना है उसको लेकर भागता और उसके हाथ में एक रोड होती थी। ईच ऑफ देम कैरीज ए रोड 2 क्यूबिट्स इन लेंथ विथ कॉपर बेल्स एट द टॉप। हर आदमी के हाथ में भागते वक्त एक 2 क्यूबिट लंबी एक रोड होती थी, एक लकड़ी होती थी, एक डंडा होता था जिसके ऊपर कॉपर की बनी घंटियाँ लगी होती थी। जब वो कुरियर वाला आदमी अपने शहर से भागता तो एक हाथ में लेटर होता और दूसरे हाथ में ये रोड होती, और जब वो तेज़ी से भागता तो वो बेल्स बजने लगती, उस रोड के ऊपर जो घंटियाँ बंदी है वो बजने लगती। इससे वो दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। वो जितना हो सके तेज भागता, लेकिन कुछ ही दूरी पर भागने के बाद में अगला पेविलियन आ जाता, तो अगले पेविलियन में आदमियों को पहले से घंटी की आवाज़ें सुनाई देती थी, तो वो तैयार खड़े रहते थे। वो उस आदमी के वहाँ पर पहुँचते ही उसके हाथ से वो लेटर लेते और फिर वो आगे की ओर भागने लगते। फिर 1/3 ऑफ द माइल भागने के बाद में वो इस लेटर को आगे वाले दवा को पास कर देते। अब एक आदमी अगर बहुत तेज़ भागेगा तो कुछ ही देर में वो थक जाएगा, तो एक आदमी ज़्यादा लंबा नहीं भागना है, उसको सिर्फ अगले वाली चौकी तक भागना है। वहाँ पर वो लेटर अगले आदमी को दे देगा, वो आदमी तैयार खड़ा होगा अपनी पोजीशन में, वो उसके हाथ से लेटर लेते ही अगले 1/3 ऑफ द माइल के लिए फिर वो भागने लगेगा।
लगेगा और भागते हुए घंटियां बजेंगी, जिससे अगले पेविलियन पर पहले से एक आदमी तैयार खड़ा रहेगा, सीधा उसके हाथ से लेगा और फिर वो आगे भागने लगेगा। ऐसा करते हुए ये प्रोसेस चलती रहती जब तक वो चिट्ठी या आइटम अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। ये काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम था जो बतूता ने केवल इंडिया में देखा। कुछ जगह पर अगर रास्ता अच्छा है तो वहाँ पर उल्लूक जा सकते हैं, और अगर पहाड़ी रास्ता है, नदी नाले आते हैं बीच में, तो दावा ये काम करते थे। तो उल्लूक और दावा दो प्रकार का पोस्टल सिस्टम चला करता था। बतूता कहता है कि दिस सिस्टम इनेबल्ड मर्चेंट्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन। इस सिस्टम का यूज़ करके मर्चेंट्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि कभी कभी तो क्रेडिट भी, लॉन्ग डिस्टेंस, वो पैसे से जुड़ी चीज़ें, कीमती चीज़ें या फिर ऐसे गुड्स जिनको शॉर्ट नोटिस पर जल्दी से जल्दी कहीं पहुँचाना है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँचा सकते थे उलूक और दावा का यूज़ करके। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इब्न बतूता कंप्लीट हो जाता है। आपको देखिए क्या करना है, हर एक स्क्रीन को पॉज करो, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, और उसके बाद में ये स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप इसे नोट्स की तरह अपने पास में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले ट्रैवलर की ओर, जो कि है फ्रांसवा बेर्नियर। देखिए, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये फ्रेंच थे, तो ये नाम फ्रेंच हुआ, तो इसका फ्रेंच लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रांसवा बेर्नियर। अब फ्रांसवा बेर्नियर के बारे में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेर्नियर वॉज फ्रेंच बाय बर्थ एंड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये फ्रेंच सिटीजन थे, यानी कि यूरोपियन थे, एंड बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर थे। ही वॉज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। डॉक्टर होने के अलावा इनको पॉलिटिकल फिलोसफी भी आती थी, हिस्टोरियन भी थे। और ये जब इंडिया में आए तो उस वक्त मुग़ल एम्पायर का रूल था, और यहाँ पर क्यों आए थे? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, किसी अच्छे अवसर की तलाश में। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, फ्रॉम 1656 टू 1668। 12 साल तक ये इंडिया में रहे, और इंडिया में ये उस वक्त जो प्रिंस थे दारा शुकोह, उनके पर्सनल फिजिशियन बन के रहे। दारा शुकोह कौन है? ये उस वक्त के एम्परर शाहजहां के बेटे थे, जिसके लिए ये फिजिशियन बनकर रहे। और इसके अलावा बाद में कभी इंडिया में डैनिश मंड खान आए थे, जो कि एक अर्मेनियन नोबल थे, जिनको मुग़ल कोर्ट में अर्मेनिया से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया था। तो दारा शुकोह के अलावा बेर्नियर ने डैनिश मंड खान के साथ में भी काम किया हुआ है। 6 पॉइंट, बर्नियर ट्रेवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री and wrote accounts based on his own observations and compared the social conditions in India with the situations in Europe। अब देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। बर्नियर के जो भी अकाउंट्स थे वो सिर्फ उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन थी। जो भी उन्होंने इंडिया में सोशल कंडीशंस देखी, बर्नियर ने उनको यूरोप की सिचुएशन के साथ कंपेयर किया, और कंपैरिजन से जो भी उनको लगा वो इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। यानी कि वो इंडिया में केवल यहाँ के सोशल हालातों का कंपैरिजन यूरोपियन सिचुएशन से कर रहे थे। ही डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुइस 14 द किंग ऑफ फ्रांस। उनकी ज़्यादातर जितने भी वर्क हैं उन्होंने फ्रांस के किंग को डेडिकेट किए हैं। हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670-71। बाद में जब वो फ्रांस लौट गए तो 1670-71 में उन्होंने जो कुछ भी अभी तक उनका वर्क था उसको फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश किया, उसको इंग्लिश में, डच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। इनफैक्ट उनके अकाउंट्स इतने फेमस हुए इंडिया को लेकर, जो उनके अकाउंट्स से इतने फेमस हुए कि उसको कई बार रीप्रिंट भी किया गया। इंडिया में उन्होंने मुग़ल एम्पायर के ऊपर अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी थी उस बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। जैसे कि इब्न बतूता की रिहला थी, इनकी बुक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। अब इसके बाद में हम इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन वी से दैट बर्नियर वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। हम ये कैसे कह सकते हैं कि बर्नियर का एक ही ऑक्यूपेशन, मतलब वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे, वो केवल इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे यूरोप की सिचुएशन के साथ में कंपेयर ही करते रहे। कंपैरिजन के साथ साथ कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि हर चीज़ जो इंडिया में हो रही है वो यूरोप से किस प्रकार अलग है और यूरोप से किस प्रकार बिल्कुल उल्टी है,
इस चीज़ को समझाने में वो लगे रहे। आंसर देखिए, बर्नियर वॉज फार मोर प्री ऑक्यूपाइड विद कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। अब उन्होंने क्या पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए? फर्स्ट पॉइंट देखिए, ही फोकस्ड ऑन सिचुएशंस विच ही कंसिडर्ड डिप्रेसिंग। पहली चीज़, उन्होंने अपने अकाउंट्स में इंडिया की ज़्यादातर उन सिचुएशंस पर फोकस किया है जो उन्हें थोड़ी डिप्रेसिंग लगी, जो उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया में अच्छी नहीं है, जो थोड़ी सी बुरी लगी, उसको ही उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। His idea seems to have been to influence policy makers and the intelligentsia to ensure that they made what he considered to be the right decision. बार्नियर के अकाउंट्स को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि वो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स, वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ के जो नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो केवल उनको ये समझाना चाहते थे कि तुम इंडिया का एग्जाम्पल देखो, इंडिया में हर वो चीज़ जो गलत है तुम उसे गलत मत करो और तुम राइट डिसीजन लो। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिया को एक बैड एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहे थे। वो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहते थे कि मैंने इंडिया में जो कुछ भी गलत देखा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उससे एक सबक लो और तुम वो गलतियाँ मत दोहराना। इसी हिसाब से उन्होंने शायद इंडिया की केवल कमियां ही गिनाई है अपने अकाउंट्स में। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप। हर जगह पर वो मुगल इंडिया का कंपैरिजन उस वक्त के यूरोप से करते हैं और हर मौके पर वो यूरोप की सुपीरियॉरिटी प्रूव करने में लगे हैं। वो हर जगह पर ये बताना चाहते थे कि किस प्रकार यूरोप बहुत सुपीरियर है इंडिया से और इंडिया में तो सिर्फ गलतियां ही गलतियां, सिर्फ कमियां ही हैं। His representation of India works on the model of binary opposition, where India is presented as the inverse of Europe. उनके पूरे रिप्रेजेंटेशन को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो बाइनरी ओपोजिशन पर काम कर रहे हैं, यानी उन्हें लगता है कि यूरोप बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत बुरा है। बाइनरी ओपोजिशन का मतलब केवल एक ही प्रकार का ओपोजिशन, बाइनरी यानी कि टू, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। कहीं पर भी वो इंडिया को एवरेज तो बता ही नहीं रहे, कहीं पर भी वो ये नहीं कह रहे कि इंडिया में कुछ चीज़ें ठीक ठाक है या कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी है। वो तो बिल्कुल बाइनरी में ओपोजिशन दे रहे हैं कि यूरोप बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत बुरा है। इन हिज टेक्स्ट इंडिया अपीयर टू बी इन्फीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनके टेक्स्ट को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया तो बहुत इन्फीरियर यानी कि निम्नतर है वेस्टर्न वर्ल्ड से। इंडिया के हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बस जो कुछ भी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। वेस्टर्न वर्ल्ड तो बहुत डेवलप्ड है और इंडिया में हर चीज़ ही खराब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड बर्नियर क्रिटिसाइज्ड द पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया। बर्नियर ने अपने अकाउंट्स में इंडिया में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस किया है, जो उनका फंडामेंटल डिफरेंस था मुगल्स और यूरोपियंस के बीच में, वो चीज़ है लैंड ओनरशिप। अब से इस क्वेश्चन को एक और प्रकार से फॉर्म किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वॉज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये क्या पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नियर, वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका कहना था कि मुगल इंडिया और यूरोप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मुगल इंडिया में है क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि यहाँ पर जितनी भी ज़मीनें हैं, जो भी लैंड है, उसकी क्राउन ओनरशिप है, यानी उनका मालिक मुगल एम्परर्स हैं। सारी की सारी ज़मीनें मुगल एम्परर्स के हिस्से में हैं और वो यहाँ के किसानों को एक प्रकार से ये किराए पर दे रखी है उन्होंने। कोई भी जो पीजेंट्स हैं, किसान है, वो ज़मीन का मालिक ही नहीं है। जबकि यूरोप में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी का होल्डर है वही प्रॉपर्टी का ओनर होता है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ही वॉज ए फर्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ये मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत फ़ायदे होते हैं और क्राउन ओनरशिप होने से ये ना सिर्फ स्टेट के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए भी हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्राउन ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ही थॉट दैट इन द मुगल एम्पायर द एम्परर ओवनड ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग हिज नोबल्स। बर्नियर का मानना था कि मुगल एम्पायर में सारी ज़मीनों का मालिक केवल एम्परर है, सारी ज़मीनों को वही ओन करता है और उसने ये ज़मीनें पहले अपने नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और आगे जाकर नोबल्स ने ये सारी ज़मीनें अपने गांवों के अंदर छोटे छोटे किसानों को और पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
इस वजह से सारी जमीनों के मालिक या तो एम्परर है या फिर उनके अंडर काम करने वाले नोबल्स है। एंड दिस है डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इस चीज का बड़ा ही विनाशकारी परिणाम होता है इकोनॉमी के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। क्यों? ओविंग टू द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगी, जब सभी जमीनों के मालिक केवल क्राउन यानी कि एम्परर होगा तो जमीन किसी किसान की खुद की तो है नहीं। ऐसे में किसान ये जानता है कि वो जमीन कभी भी अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो खुद किराएदार के जैसे रह रहा है। तो ऐसे में कोई भी पीजेंट कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लैंड में करना ही नहीं चाहेगा। वो किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करे, ये ज़मीन उसकी थोड़ी है, ये तो एम्परर की है। न जाने कब एम्परर उससे वो ज़मीन खाली करवा ले। ऐसे में अगर उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो वो पैसा तो वेस्ट जाएगा। अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट भी करता, उस लैंड का डेवलप करता। मैं इनफैक्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड had therefore prevented the emergence of the class of improving landlords as in Europe। बर्नियर कहते हैं कि यूरोप में सभी ज़मीनें प्राइवेट ओनरशिप की होती है, हर व्यक्ति की खुद की ज़मीन है। तो ऐसे में वो व्यक्ति उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है, उस लैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, इसलिए वहाँ पे इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम है। लेकिन इंडिया में तो हर ज़मीन किराए की है, तो कोई भी ज़मीन किराएदार जो रह रहा है उसके ऊपर वो उसमें पैसा भला क्यों इन्वेस्ट करे। तो ऐसे में ज़मीनें दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएंगी, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होगा और किसान कभी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये ज़मीनें उसकी थोड़ी है। वो कौन सा अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकता है जो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करे। इसकी वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म रुइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रुइनेशन यानी बर्बादी हो जाएगी एग्रीकल्चर की। पीजेंट्री का अत्यधिक ऑपरेशन, एक्सेसिव ऑपरेशन होने लगेगा और कंटिन्यूअस डिक्लाइन होता चला जाएगा लोगों के जीवन स्तर में। लिविंग स्टैंडर्ड्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का घटता चला जाएगा क्योंकि लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे क्योंकि वो ज़मीनों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ज़मीनों पर अच्छा प्रोड्यूस कैसे होगा, अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा तो खुद भी गरीब हो जाएंगे और स्टेट को भी रेवेन्यू का लॉस होगा। हाँ, सिर्फ रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है, उसको किराया मिल रहा है ना, इसलिए वो तो दिन प्रतिदिन प्रॉस्पर होंगे, बाकी लैंड प्रॉपर्टी सब खराब होती चली जाएंगी। ये लैंड ओनरशिप को लेकर बर्नियर ने बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड बर्नियर रोट अबाउट द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशंस इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया को लेकर बर्नियर अपने अकाउंट्स में कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि सोसाइटी इज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेज ऑफ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। बर्नियर कहते हैं कि यहाँ की सोसाइटी में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो है पावरफुल रूलिंग क्लास जो बहुत ज़्यादा रिच है और दूसरी और है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब लोग। यानी बर्नियर का ये मानना था कि यहाँ के समाज में प्राइवेट ओनरशिप नहीं होने की वजह से, क्राउन ओनरशिप होने की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। और जो रूलिंग क्लास है जो उनसे ज़बरदस्ती किराया वसूल करती है वो बहुत रिच है, वो बहुत अमीर हो चुकी। ऐसे में या तो यहाँ पर केवल अमीर लोग बसते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं। इनफैक्ट उसने तो यह तक कह दिया, देयर इज़ नो मिडल स्टेट इन इंडिया, इंडिया में मिडल क्लास तो है ही नहीं, केवल या तो रिच है जो एरिस्टोक्रेट्स रूलिंग क्लास है या फिर केवल ही पुअर है जो आम सब्जेक्ट्स है, आम प्रजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेप्शन बर्नियर हैड अबाउट द मुगल एम्परर्स एंड हिज सब्जेक्ट्स। मुगल एम्परर्स और उसकी प्रजा को लेकर उनका क्या कहना था। यहाँ पर देखिए बर्नियर ने इंडिया के जो मुगल एम्परर्स थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। बर्नियर ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ के मुगल एम्परर्स जो किंग है ना, वो किसके किंग है, वो बैगर्स और बारबेरियंस लोगों के किंग हैं। यानी कि वो किंग है लेकिन किसके, केवल भिखारियों और गंवार जाहिल लोगों के। बारबेरियंस है यहाँ के लोग, ये ठीक से अपने कल्चर को भी फॉलो नहीं करते, अनकल्चर्ड बिल्कुल ही जाहिल लोग हैं और भिखारी हैं और किंग उनका राजा बना बैठा है। सेकेंड, इट्स सिटीज़ एंड टाउन्स वर रूइंड एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर। बर्नियर कहते हैं कि यहाँ के जो भी शहर है वो तो बर्बाद हो चुके हैं, वो इल एयर यानी यहाँ की हवा ही बीमार है जिससे ये कंटेमिनेटेड यानी कि प्रदूषित हो चुके हैं। यहाँ के जो खेत हैं वो केवल बुशेज यानी झाड़ियों से भरे हुए हैं, केवल पेस्टिलेंशियल मेरिशेज है, यहाँ पर केवल झाड़ियाँ और कीचड़ है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है बर्नियार इंडिया को लेकर। ही एट्रीब्यूटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू द क्राउन ओनरशिप, और हर चीज़ के पीछे बर्नियार को केवल एक ही दिक्कत लगती है, एक ही समस्या, और वो है क्राउन ओनरशिप। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि बर्नियार ने बहुत ज़्यादा अपने मन में ठान लिया था कि इंडिया को तो बैड लाइट में ही प्रोजेक्ट करना है, इसलिए उसने इंडिया को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करा। हर जगह पर उसने इंडिया की इतनी सारी कमियां बताई है कि क्राउन ओनरशिप की वजह से यहाँ का राजा राजा बना बैठा है, लेकिन सब लोग भिखारी हो चुके हैं, यहाँ की हवा ही बीमार है, यहाँ पर केवल झाड़ियाँ उगती है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब लोग गरीब हुए बैठे हैं, और हर चीज़ के पीछे कारण क्या है? क्राउन ओनरशिप। तो इसलिए बर्नियार के अकाउंट्स को हम लोग थोड़ा क्रिटिकल नज़रिए से भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक दैट बर्नियर्स अकाउंट ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड इन मुगल इंडिया वर रियली ट्रू? क्या आपको लगता है कि ये सब बातें जो उसने इंडिया को लेकर बोली वो सच है? क्या आप ये मानते हो कि क्राउन ओनरशिप जो बर्नियर ने इंडिया में बताई वो बायस्ड है, या फिर आपको लगता है कि ये फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है? इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट फॉरवर्ड टू प्रूव द बायस इन बर्नियर स्टेटमेंट। हमें ऐसा लगता है कि यस, बर्नियर ने जो कुछ भी बोला उसमें एक बायस है, यानी कि वो इंडिया के प्रति थोड़ा सा पार्टीशन दिखा रहा है, मतलब जो कुछ भी कह रहा है वो एक्चुअली उतना भी सही नहीं है जितना उसने कुछ बोल दिया। इसके हम लोग कुछ सबूत पेश कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, बर्नियर ने कहा था दैट द प्रैक्टिस ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी। बर्नियर कहते हैं कि इंडिया में तो केवल क्राउन ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। लेकिन हमने जितने भी मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि स्टेट वॉज द सोल ओनर ऑफ लैंड। अगर बर्नियर की बात सच है कि यहाँ पर केवल क्राउन ओनरशिप है, तो मुगलों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये बात क्यों रिकॉर्ड नहीं की गई? क्यों किसी भी डॉक्यूमेंट में एम्परर को ज़मीनों का इकलौता मालिक नहीं बताया गया? यानी बर्नियर ने ये बात फिर कहाँ से निकाल ली? सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकलर ऑफ अकबर्स रेन अबुल फजल, the Mughal emperor collected only the remunerations from the people for the protection given by the state and no rent was collected। जैसे कि अकबर के जो इतिहासकार थे अबुल फजल, जो उनके ऑफिशियल क्रॉनिकलर थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा, जो मुगल एम्पायर की मोस्ट फेमस बुक है। अकबरनामा में अबुल फजल ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि वो लोगों से किराया वसूल करते हैं, बल्कि वो तो कह रहे थे कि हम लोगों से जो कुछ भी ले रहे हैं वो तो रेम्यूनरेशन ऑफ सोवरेनिटी है, यानी कि हम यहाँ के सोवरेन लीडर हैं, हम यहाँ के सर्वशक्तिमान बादशाह हैं, और हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे तो उस प्रोटेक्शन के बदले में क्या लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सकते क्या? क्या हम लोगों से उसके प्रति कुछ भुगतान नहीं ले सकते क्या? तो अबुल फजल का कहना था कि हम यहाँ की पीजेंट्री से जो भी पैसा वसूल करते हैं वो केवल हमारे सोवरेन होने का भुगतान है। हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उस प्रोटेक्शन के बदले में सिर्फ एक फ़ीस ले रहे हैं। कहीं पर भी उसने ये मेंशन नहीं किया कि वो लोगों से किराया ले रहे हैं। अगर वो लोगों से किराया नहीं ले रहे तो फिर वो ज़मीन के मालिक कैसे हुए? यानी कि बर्नियर ने ये तो बात कुछ ज़्यादा ही कह दी, क्योंकि बर्नियर कहता है कि क्राउन ओनरशिप है तो फिर किराया लेना चाहिए ना मुगल्स को, लेकिन वो तो कहीं पर भी नहीं कह रहे कि वो किराया ले रहे हैं। बर्नियर रिगार्डेड द रेम्यूनरेशन एज लैंड रेवेन्यू। बर्नियर का कहना था कि ये जो रेम्यूनरेशन है ना, ये लैंड का रेवेन्यू है, मतलब कि ये तो किराया है। शायद उसको ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि कई बार ये जो रेम्यूनरेशन के नाम पर पैसा मुगल्स लेते थे वो बहुत ज़्यादा होता था। बर्नियर को शायद ऐसा लगा होगा कि यार इतना सारा पैसा अगर मुगल्स इनसे ले रहे हैं तो फिर ये कोई टैक्स थोड़ी है, ये तो ज़रूर किराया होगा, तो वो उसको गलती से किराया समझ बैठा होगा। लेकिन एक्चुअली मुगल्स केवल उनसे टैक्स लेते थे। और आगे जाकर हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि ये ना तो किराया है और ना ही लैंड टैक्स है, बल्कि ये तो टैक्स ऑन द क्रॉप था। यानी कि मुगल यहाँ के पीजेंट्स से जो पैसा वसूल करते थे वो उनकी क्रॉप पर लगाया गया टैक्स था, ना तो ये कोई किराया है ना ही लैंड के ऊपर टैक्स है। यानी कि बर्नियर ने ये जो भी कुछ बोला है शायद ये उतना भी सही नहीं है। शायद बर्नियर ने जो कुछ भी बोला ये उसकी गलत कैलकुलेशन हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि उसको लगा कि इंडिया में क्राउन ओनरशिप है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि मुगल्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी ये बात नहीं स्वीकारी। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ मुगल इंडिया इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट। देखिए,
बर्नियर ने जो कुछ भी बोला, अब उसने हो सकता है जो कुछ भी बोला वो गलत था या सही था, लेकिन एक चीज़ है, उसके अकाउंट्स को पढ़कर बहुत सारे वेस्टर्न थ्योरीज ने इंडिया को लेकर अपने परसेप्शंस क्रिएट कर लिए थे। उन्होंने बर्नियर के अकाउंट पढ़ के इंडिया के बारे में बहुत कुछ अपनी थ्योरीज में बोल दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो बड़े फेमस वेस्टर्न थ्योरिस्ट है, 18th सेंचुरी के बाद में इन्होंने बर्नियर के अकाउंट्स पढ़कर दो बड़ी फेमस थ्योरीज दी थी। पहली थ्योरी का नाम है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ये थ्योरी फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। उसने बोला कि उसने केवल बर्नियर के अकाउंट्स पढ़े, वो तो इंडिया नहीं आया, लेकिन अकाउंट्स पढ़कर उसने एक थ्योरी बनाई, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल वर्ड यूज़ किया जाता है ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वैसे ही जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, एशिया के कंट्रीज़ हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ओरिएंटल। तो इंडिया भी एक्चुअली एक ओरिएंटल कंट्री हो गया। तो मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि इंडिया और एशिया के इन कंट्रीज में डेस्पोटिज्म है, एक प्रकार की तानाशाही है, जो ओरिएंटल तानाशाही उसने नाम दे दिया। उसका कहना था कि यहाँ के जो किंग्स होते हैं दे एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट्स एंड ओवर्ड ऑल लैंड। मोंटेस्क्यू ने बोला कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किंग्स हैं, उनकी तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो तो अपनी प्रजा पर पूरी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती चलाते हैं, और यहाँ की जो प्रजा है वो बिल्कुल गरीब हो चुकी है, यहाँ के सब्जेक्ट्स तो एक्सट्रीमली पुअर है, क्योंकि सारा पैसा तो किंग्स ले जा रहे हैं। ये ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की थ्योरी उसने बर्नियर के अकाउंट पर कर दी। वो खुद इंडिया तो कभी आया नहीं ये सारी चीज़ें देखने के लिए, तो एक्चुअली वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही नहीं है, हमने ऑलरेडी ये बात प्रूव कर दी। लेकिन ये थ्योरी मॉन्टेस्क्यू को सही लगी। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि बर्नियर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, तो उसने बर्नियर के अकाउंट्स को ट्रू मानकर ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की थ्योरी दे डाली। इसी प्रकार एक और व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द पॉलिटिकल साइंस। कार्ल मार्क्स ने भी एक थ्योरी दी जिसका नाम था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने बोला कि कॉलोनियलिज्म से पहले सरप्लस प्रोडक्शन वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इंडिया का जब कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले यहाँ पर मुगल्स का रूल था, और उस वक्त यहाँ के गांवों में किसानों से जो भी सरप्लस होता था, जो भी उनको एक्स्ट्रा बचत होती थी, वो सारी बचत स्टेट उनसे छीन लेता था, उनसे ले लेता था। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से इगेलिटेरियन पीजेंट सोसाइटी बन गई। इगेलिटेरियन का मतलब है यहाँ पर ना कोई अमीर रहा ना गरीब। देखो, किसी भी व्यक्ति को अमीर होने के लिए जितना उसे कंज्यूम करना है उससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जितना भी एक्स्ट्रा कमाए वो सब तो स्टेट उससे छीन लेता है, सारा सरप्लस तो स्टेट ले लेता है। ऐसे में उस व्यक्ति के पास में तो कुछ एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं, जितने में उसका घर चल सके उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, तभी तो वो व्यक्ति उससे अमीर होगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सरप्लस सारा का सारा स्टेट उससे छीन ले तो उस व्यक्ति के पास में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसे तो पूरा समाज इगलिटेरियन होता चला जाएगा, यहाँ पर कोई अमीर कभी हो ही नहीं पाएगा। रूलर्स सारा का सारा सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वसूल लेंगे, और ये पूरा सिस्टम स्टेगनेंट हो जाएगा, यानी लोगों की तो कभी तरक्की हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन है ना, ये प्रोडक्शन का सरप्लस स्टेट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो लोग इगेलिटेरियन होते चले जाएंगे, समाज में कोई कभी अमीर ही नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने इस सिस्टम को बोला, ये जो एक स्टैग्नेंट सिस्टम है ना, इस सिस्टम को उसने नाम दिया एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों ही थ्योरीज, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी, ये वेस्टर्न थ्योरिस्ट की दी हुई है, और ये दोनों ही थ्योरीज बर्नियर के अकाउंट से इंस्पायर होकर ही हमें मिली है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। While Bernier's preoccupation with projecting the Mughal state is tyrannical is obvious, his descriptions occasionally hint at a more complex social reality। यानी कि एक तरफ तो जहाँ पर बर्नियर के अकाउंट्स में मुगल स्टेट को तानाशाह टिरेनिकल बताया गया है, लेकिन कई जगह पर उसने अपनी बुक में ऐसी बातें भी लिखी है जो एक दूसरी प्रकार की रियलिटी को बताती है, एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को बताती है। यानी बर्नियर खुद अपनी ही बातों का कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा है अपनी बातों को। ये कैसे हो सकता है? आंसर देखिए, दो बर्नियर प्रोजेक्टेड मुगल इंडिया इज टिरानिकल बट बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ओकेजनली हिंट एट ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। कई जगह पर उसकी बुक में ऐसी बातें भी लिखी गई है जहां विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ही सेड दैट आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स वर एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट।
बर्नियर कहता है कि यहाँ के जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा पैसे तो वैसे भी स्टेट उनसे छीन लेगा, तो ऐसे में उनको क्या फ़ायदा है ज़्यादा पैसे कमा कर? कम पैसे कमाओ, आपके पास रहेंगे, ज़्यादा कमाओगे तो वैसे भी स्टेट ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग तो मैन्युफैक्चरर्स वर एवरीवेयर डिक्लाइनिंग, कम होने चाहिए ना मैन्युफैक्चरर ऐसे में। लेकिन उसने खुद ये बात अपनी किताब में एक जगह पर मानी है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता है। ही एग्रीड दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स फ्लोड इनटू इंडिया। उसका कहना था कि दुनिया भर से गोल्ड और सिल्वर अंत में इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया में तो पूरी दुनिया का प्रीशियस मेटल फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स गोल्ड और सिल्वर के बदले में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट से इतना गोल्ड सिल्वर इंडिया में आता है। अब ये बात बड़ी अजीब सी हुई। अगर बर्नियर अब तक ये कह रहा था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये कैसे कह सकता है कि पूरी दुनिया का गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आ जाता है? अगर यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स इतने ही गरीब हैं, काम ही नहीं करना चाहते, तो फिर इतना गोल्ड और सिल्वर आने की बात उसने क्यों बोली? Second point, he also mentioned that there existed a prosperous merchant community engaging in long distance trade. वो खुद अपनी बुक में एक जगह पर कहता है कि इंडिया की मर्चेंट कम्युनिटी तो बहुत प्रॉस्पर थी, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग था वो तो बहुत पैसे वाले थे। अगर यहाँ पर हर चीज़ की क्राउन ओनरशिप है, यहाँ का लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, लोग पुअर है, तो मर्चेंट कम्युनिटी को वो प्रॉस्परस क्यों बता रहा है? यानी कि बर्नियर अपने ही टेक्स्ट में अपने ही बताए गए पॉइंट्स को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट भी कर बैठता है। यानी कि हो सकता है सोशल रियलिटी अक्सर किताबों से अलग होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तभी बर्नियर अपनी ही बातों का विरोधाभास प्रकट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन? बर्नियर के अकॉर्डिंग इंडिया के ज़्यादातर जो शहर थे वो कैंप टाउन थे। सबसे पहले समझिए कैंप टाउन क्या होता है। कैंप टाउन का मतलब होता है एक ऐसा टाउन जो केवल इंपीरियल सर्विस की वजह से चल रहा है। हो सकता है कि उस टाउन में दरबार लगता हो, वहाँ पर राजा का कोर्ट लगता हो, इसीलिए उस टाउन की थोड़ी बहुत पहुँच है, वरना तो वो टाउन किसी काम का नहीं है। बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन। उसका कहना था मुगलों के टाइम में तो सारे ही शहर कैंप टाउन है, यानी कि वो पूरी तरीके से इंपीरियल पेट्रोनेज पे डिपेंड करते हैं। यानी कि यहाँ के शहरों का सर्वाइवल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो राजा महाराजाओं की पेट्रोनेज उन्हें मिलती है। ये जो इंपीरियल लोग हैं, राजा महाराजा हैं, ये उन टाउन्स के अंदर अपना दरबार लगाते हैं, वहाँ पे बाजार लगाते हैं, इसीलिए ये टाउन चल पा रहे हैं। अगर ये इंपीरियल जुड़े हुए ना होना तो फिर ये सर्वाइव भी ना कर सके। ही सजेस्टेड दैट दे डिड नॉट हैव देयर ओन वाइबल सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन। उसका कहना था कि यहाँ के टाउन्स की खुद की तो कोई सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है ही नहीं। यहाँ के शहरों का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, ना तो ये सामाजिक तौर पर ना आर्थिक तौर पर सरवाइव करने के लायक है। ये तो केवल मुगलों के दया पर जी रहे हैं, मुगल कोर्ट पर डिपेंड करते हैं, तब जाकर ये शहर टिके हुए हैं, वरना तो ये शहर ही खत्म हो जाते पूरे। इस प्रकार बर्नियर ने ये चीज़ बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इन द केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप बर्नियर वॉज ड्राइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर। भाई हम ये कहते हैं कि बर्नियर ने लैंड ओनरशिप को लेकर जो भी बातें कही वो उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड कर दी, जबकि सच्चाई में ऐसा नहीं है। क्या इंडिया में केवल कैंप टाउन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद बर्नियर ने एक जगह पर यह बात बोली है कि उस वक्त इंडिया में और भी कई प्रकार के टाउन्स थे, और सच्चाई भी यही है। देखिए नीचे नाम बताए गए हैं। उस वक्त इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, ट्रेडिंग टाउन्स थे, पोर्ट टाउन्स, सेक्रेट सेंटर यानी पवित्र जगह, धर्म से जुड़ी हुई, पिलग्रिमेज टाउन, तीर्थ यात्रा के लिए जाने माने बहुत सारे नगर थे। तो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को डेडिकेटेड टाउन है, ट्रेडिंग के टाउन्स है, पोर्ट टाउन्स है, बंदरगाह है, यहाँ पर तीर्थ यात्रा के शहर है, तो ऐसे में तो फिर कई प्रकार के टाउन हुए। तो बर्नियर ने ये क्यों बोला कि यहाँ पर केवल कैंप टाउन्स है और वो भी मुगलों की दया पर जी रहे हैं? तो ये बात तो गलत हुई। इसका मतलब इन टाउन्स में रहने वाली मर्चेंट कम्युनिटी और प्रोफेशनल क्लासेस वो तो बड़ी प्रॉस्पर होती होंगी अगर इतने प्रकार के टाउन है। यानी बर्नियर की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनकी बातों में विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मर्चेंट कम्युनिटी एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन मुगल इंडिया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मर्चेंट्स हैड ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किन टाइज,
ये जो मर्चेंट्स यानी व्यापारी हुआ करते थे, इनकी बड़ी कम्युनिटी थी इंडिया में और इनकी बड़ी किन टाइज थी, यानी इनकी बड़ी रिश्तेदारियां हुआ करती थी और ये अपने आप को जाति और ऑक्यूपेशनल ग्रुप में बांट के रखते थे। यानी ये जाति के हिसाब से भी बंधे हुए थे और ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स। वेस्टर्न इंडिया में ऐसे कई सारे मर्चेंट के ग्रुप्स थे, उनको कहा जाता था महाजन। और इनका जो चीफ होता था महाजन कम्युनिटी का, ये मर्चेंट्स की एक कम्युनिटी है, ये सब के सब व्यापारी वर्ग के लोग थे और इनमें जो चीफ होता था उसे कहते थे सेठ। आपने वर्ड सुना होगा ना, सेठ। तो सभी महाजन का जो चीफ होता था वो एक सेठ होता था। और अहमदाबाद जैसे अर्बन सेंटर्स में तो मर्चेंट कम्युनिटी के जो चीफ होते थे उसको सेठ नहीं बल्कि नगर सेठ कहा जाता था। और जितने भी मर्चेंट्स थे उन सबको महाजन कहा जाता था। तो उस वक्त इंडिया में मर्चेंट कम्युनिटी को कई नाम दिए गए थे। मुगल इंडिया में मर्चेंट्स की कम्युनिटी को महाजन कहते थे, उनके चीफ को सेठ या फिर नगर सेठ कहते थे। और अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ की अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस क्या थी, मुगलों के ज़माने में यहाँ पर किस प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े लोग होते थे। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, जैसे कि यहाँ पे फिजिशियंस होते थे, हकीम या वैद, या फिर टीचर्स होते थे जिनको पंडित या मुल्ला कहा जाता। अगर वो हिंदू होते थे तो उन्हें पंडित और मुस्लिम होने पर उन्हें मुल्ला कहा जाता था। इसके अलावा लॉयर्स थे, यानी कि वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियंस या फिर कैलीग्राफर्स जो लिखने की कला जानते थे। और हम ये भी कह सकते हैं, वेल सम डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पैट्रोनाज, अदर्स सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट्स एंड बाजार्स। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ ऐसे प्रोफेशन फॉलो करने वाले लोग थे जो इंपीरियल पेट्रोनेज पे जी रहे थे, यानी उनको राजा महाराजाओं से उनको कमाई वसूल होती थी। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे भी थे जो आम लोगों के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, जो मार्केट्स और बाजार्स में बैठा करते थे, उन लोगों को सेवा देते थे और उनके बदले में पैसा चार्ज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ स्लेव्स इन मुगल इंडिया एज ऑब्जर्व्ड बाय इब्न बतूता। ये क्वेश्चन थोड़ा अब लास्ट में एक अलग टॉपिक दिया गया है, वापस इब्न बतूता को यहाँ पर लिया गया है। इब्न बतूता ने इंडिया में स्लेवरी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। स्लेव्स होना यानी दासता, यानी कि यहाँ पर काफ़ी दास स्लेव्स रखे जाते थे मुगल इंडिया में, उनको लेकर देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट कहता है, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि मुगलों के टाइम में स्लेव्स को ओपनली, खुले तौर पर बाज़ारों में बेचा जाता था। जैसे कोई और कोमोडिटी यानी वस्तु होती है, उसी प्रकार स्लेव्स को भी गिफ्ट के तौर पर एक्सचेंज करते हैं। जैसे लोग आज एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं सामान, पहले के ज़माने में गुलामों को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। खुद इब्न बतूता कहते हैं कि जब वो सिंध पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर घोड़े, कैमल्स यानी कि ऊंट और स्लेव्स को खरीदा और बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसने ये हॉर्स, कैमल और स्लेव गिफ्ट के तौर पर दे दिए, यानी इंसानों को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। देयर वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस अमंग स्लेव्स। और स्लेव्स में भी सब एक ही कैटेगरी के स्लेव्स नहीं होते थे, कुछ फीमेल स्लेव्स होती थी, कुछ मेल स्लेव्स होते थे। कुछ फीमेल स्लेव्स को तो सुल्तान की सर्विस में खास तौर पे रखा जाता था, क्योंकि उन फीमेल स्लेव्स को म्यूज़िक और डांस आता था, तो ये राजा का मनोरंजन करती थी फीमेल स्लेव्स। कुछ फीमेल स्लेव्स को तो नोबल्स इसलिए भी रखते थे ताकि उसे जासूसी करवा सके। दे वर यूज टू कीप ए वॉच ऑन हिज नोबल्स। सुल्तान बहुत सारी फीमेल स्लेव्स को अपने नोबल्स को गिफ्ट देता था। अब वो नोबल्स उनको गिफ्ट के तौर पर अपने घर पे रखते और ये चोरी छुपे उन नोबल्स की जासूसी करती थी और बाद में सुल्तान तक उनकी खबरें पहुंचा देती थी। कई सारे स्लेव्स को इसलिए रखा जाता था ताकि वो डोमेस्टिक लेबर कर सके। बतूता कहते हैं कि बहुत सारे आदमी और औरत जो स्लेव्स थे उनको तो पेलेंक्विन या डोला, यानी कि उनकी जो डोली होती थी उसको उठाने के लिए रखा जाता था, क्योंकि राजा महाराजा कहीं पर भी जाते तो डोली में बैठ कर जाते थे, तो उनकी डोली को ढोने के लिए, उसको उठाने के लिए बहुत सारे स्लेव्स रखे जाते थे। और इन स्लेव्स की जो कीमत है वो अलग अलग होती थी, यानी कि जो फीमेल स्लेव्स डोमेस्टिक लेबर के लिए चाहिए उनकी कीमत कम होती थी, जो सिंगिंग और डांसिंग में एक्सपर्ट है उनकी कीमत ज़्यादा भी होती थी। अब नेक्स्ट देखिए, What did बर्नियर ऑब्जर्व अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती इन मुगल इंडिया। बर्नियर ने अपने अकाउंट्स में इंडिया में सती प्रथा जो चलती थी उसके बारे में भी कुछ लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बर्नियर सती के बारे में क्या बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ही मैंशन दैट वाइल सम वीमेन सीम्ड टू एम्ब्रेस डेथ चेयरफुली, अदर्स वर फोर्स्ड टू डेथ। बर्नियर ने इंडिया में सती होते हुए देखी थी और वो इस बात
पर बड़ा हैरान हुए। उन्होंने बोला कि इंडिया में सती प्रथा चलती है जो बड़ी खतरनाक है, और कुछ औरतें तो अपनी मर्जी से अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी मृत्युशैया पर लेट कर सती हो जाती थी, लेकिन कुछ औरतों को तो ज़बरदस्ती सती कर दिया जाता था। ये बर्नियर ने बात खुद बोली। वो अपने अकाउंट में एक कहानी बताते हैं। उन्होंने एक बार इंडिया में एक 12 साल की यंग विडो, एक विधवा को सती होते हुए देखा। लोगों ने उसे ज़बरदस्ती पहले उसको कुछ नशीली चीज़ दी ताकि वो बेहोशी की हालत में रहे, वो डर से चली ना जाए। फिर उसके हाथ पैर बांध कर उसको अपने पति की डेड बॉडी के साथ एक 12 साल की बच्ची को लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्ती सती कर दिया। तो सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने बताया। वो एक्चुअली विमेन का स्टेटस बताना चाहते थे इंडिया के अंदर, इसलिए उन्होंने विमेन का स्टेटस बताने के लिए सती प्रथा को अपने अकाउंट्स में लिखा। इसके अलावा बर्नियर ये भी कहते हैं कि मुगल इंडिया में विमेन लेबरर्स का क्या स्टेटस था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बर्नियर ऑब्जर्व अबाउट द विमेन लेबरर्स इन मुगल इंडिया। बर्नियर का कहना था कि विमेन लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बर्नियर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी औरतों को सती किया जाता है या सभी औरतें केवल अपने घर के अंदर कन्फाइंड रहती है, घर से कभी बाहर नहीं निकलती, केवल घरेलू काम करती है। बर्नियर कहते हैं नहीं, विमेन की ज़रूरत वहाँ पर एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी होती थी, यानी औरतें वहाँ पर प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी, उत्पादन का काम किया करती थी। इनफैक्ट मर्चेंट फैमिली की औरतें तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी। तो इसका मतलब इट सीम्स अनलाइकली दैट वीमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम। तो हम ये नहीं कह सकते कि औरतें केवल घर में चूल्हे चौके तक सीमित थी, घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, केवल बच्चे पालने का काम करती थी, ऐसा नहीं है। औरतें तो घर से बाहर निकलकर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, सामाजिक एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती थी। ये चीज़ बर्नियर ने अपने अकाउंट्स में कही है। अब इस टॉपिक के एंड पर मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ खास पॉइंट्स दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट है, ट्रेवलर्स हु रोड डिटेल्ड अकाउंट्स रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ पर कुछ उन ट्रेवलर्स का जिक्र किया गया है जो आपके इस चैप्टर में बताए गए हैं, लेकिन ये मेन 3 ट्रेवलर से अलावा है। अल बिरूनी, बटूटा और बर्नियर से अलग और भी कई ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में आए और उनका जिक्र इस चैप्टर में किया गया। जैसे सबसे पहले थे जीसुइट रॉबर्टो नोबिली। रॉबर्टो नोबिली इनका नाम था और एक जीसुइट थे, यानी कि मिशनरी पर्पस से इंडिया में आए थे। ही ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। उन्होंने बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को आगे जाकर यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। क्या नाम था इनका? रॉबर्टो नोबिली। उसके बाद में एक है डुआर्टे बारबोसा। ये पोर्चुगीज़ राइटर थे और इन्होंने इंडिया में ट्रेड और सोसाइटी के बारे में, साउथ इंडिया में जो भी देखा उसको अपने अकाउंट्स में लिखा। एक थे जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये एक बड़े फेमस फ्रेंच ज्वेलर थे, गहने बनाया करते थे, और इनको इंडिया इतना अच्छा लगा कि इंडिया में 6 टाइम्स आए और ये इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशन से बड़ा फैसिनेटेड थे। उन्होंने इंडिया को अक्सर कंपेयर किया है ईरान और ओटोमन एम्पायर से। नेक्स्ट है एक इटालियन डॉक्टर जिनका नाम था मेनुची। मेनुची ने डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे हैं इंडियन सोशल कस्टम्स और यहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। बाद में ये मेनुची इंडिया में ही सेटल हो गए थे और फिर पूरी उम्र इंडिया में रहे, तो मेनुची भी एक ट्रैवलर हो गए। इसके अलावा एक थे पेल्सिएट। इन्होंने इंडिया को 17वीं सेंचुरी में विज़िट किया था और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। इंडिया की पॉवर्टी को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ अपने बुक्स में बोला है। और नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ये बड़े फेमस है, इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर में तो इनका जिक्र अक्सर किया जाता है। इन्होंने साउथ इंडिया को विज़िट किया था 1440s में और उन्होंने इंडिया को एक लैंड ऑफ वंडर के तौर पर देखा कि इंडिया एक बड़ा ही आश्चर्यजनक जगह है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वापस ये एक टेबल है, इस टेबल को आप रिवीजन के तौर पर यूज़ कीजिएगा। इसमें अल बिरूनी, इब्न बटूटा और फ्रांसवा बर्नियर के सारी डिटेल्स हैं। वो कौन सी लैंग्वेज में उनकी बुक्स लिखी हुई थी, कौन सी डायनेस्टी उस वक्त रूल करी थी इंडिया में जब आए, और उनका जब उन्होंने विजिट किया तो कौन सी सेंचुरी चल रही थी, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेंगी। अब फाइनली ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं। वैसे तो देखिए अलग से क्वेश्चंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ कवर हो चुका है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों के दौरान एग्जाम में आए हैं, तो वो मैंने आपके लिए अलग से भी लिख दिया है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए, हर स्क्रीन पर इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करना और फिर उन्हें रिवाइज कर लेना। इस वीडियो को 2-3 बार
बार आप देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाता। मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। चलिए वीडियो यहीं तक था। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, लेकिन इसमें आपका पूरा चैप्टर इस 1 घंटे में कवर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।